जय सिया राम। तो आज से मेरा अभिवादन सत्तोलॉजी के प्रति आदर प्रकट करते हुए जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हम्म, जगन्नाथ। तो आपने कुछ हम लोग कठिन विषय रखा है, बहुत प्रयास कठिन विषय। करूंगी जी। एक्चुअली क्या है कि ये ट्रेंड्स आप तो पिछले अभी हम लोग पिछले ट्रेंड्स देख के कुछ बता तो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में लिखा भी हुआ है, और एजुकेटेड गेसेस भी हम लोग कर सकते हैं। ये स्पेकुलेशन नहीं है। इसको मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। हम बोलते हैं प्रमाण में वृत्ति के प्रमाण होते हैं। एक होता है अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो जो अनुमान कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष भी हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, और एक व्हाइट हाउस का एक वीडियो आया है जिसमें सारे अमेरिकन को मास्क पहना हुआ दिखाया गया है आज वापस। तो कुछ और भी प्लानिंग इधर उधर चल रही है। तो 2024 में 2020 से 2024 का पीरियड काफी कठिन पीरियड था। 24 तक हम लोग रिकवर हुए कोविड से, और अभी अनसर्टेनिटी दिख रही है लोगों को। तो 25 से आपका क्या क्या दिख रहा है आपको आगे? मैं फुर्सत से बात कर रही हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय रही। वहां पर स्वनाम धन्य अत्यंत प्रसिद्ध भगवत भक्त ज्योतिषी थे राम मोहन उपाध्याय जी। उनके पुत्र सुपुत्र उनके पंडित चंद्रमौली जी उपाध्याय आज भी भारत के ख्याति लब्ध ज्योतिषी हैं। मैं तो उनको भैया कहती हूँ, वो मुझे दीदी कहते हैं। तो मेरी पत्रिका उनको दिखाई थी माँ ने। उसके बाद काफी आना जाना था, तो कभी कभी उनके श्रीमुख से कुछ सुनती थी। तब वो कहते थे कि ज्योतिष विद्या भविष्य में झांकने की विद्या है, किंतु किंतु भगवान जितना चाहते हैं बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी उतना ही देख सकता है। अब ये दूसरी विषय बात मैंने कही जो मैंने रामचंद्र उपाध्याय जी के श्लोक से सुनी थी कि बहुत योग्य हैं, बहुत विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, किंतु वो भी किसी समय उतना ही देख पाएंगे जितना भगवत इच्छा है। और इसका उदाहरण वो देते थे दो, श्री राम जानकी विवाह और श्री राम का जो अभिषेक होना था और उसके बाद वनवास हुआ था। दूसरी बात जो उन्हीं से मैंने सुनी थी कि जो ग्रह दशा है जन्मांग में और हाथ की जो रेखाएं हैं, ये हमारे संचित कर्मों का फल होता है। तो जब फल होने ही लगता है और उस फल होने में कुछ हो नहीं सकता है, तो उस संचित कर्म को प्रारब्ध कहते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे इन तीनों कैटेगरी में चर्चा, कि अब तो ये फल होगा ही होगा, क्योंकि इतने कर्म संचित हो चुके हैं। वो कर्म पुण्य कर्म हो सकते हैं, पाप कर्म हो सकते हैं, क्लिष्ट कर्म, ये मैं भाषा बोल रही हूँ जो मैंने उन लोगों उन्हीं से सुना है। क्लिष्ट कर्म हो सकते हैं, अक्लिष्ट कर्म हो सकते हैं, और इन दोनों का सम्मिश्रण हो सकता है। तो वो हुआ प्रारब्ध। दूसरा है कि अभी प्रारब्ध वाली स्थिति नहीं बनी है, अभी संचित कर्म है। तो इसमें मानव जो निरंतर कर्म कर रहा है उसके द्वारा संचित कर्मों के परिणाम में निरंतर हस्तक्षेप कर रहा है, शुभ भी अशुभ भी, क्लिष्ट भी अक्लिष्ट भी। और इसी के साथ एक तीसरी श्रेणी है क्रियमाण कर्म, जो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उसके फल बहुत से हमको मिलेंगे और बहुत से वर्तमान कर्म के फल अभी नहीं मिलेंगे, वो आगे भविष्य में। तो दो बात, एक, उतना ही दिखता है जितना आपका सामर्थ्य है। आप बहुत सामर्थ्यवान हैं तो भी उतना ही दिखेगा जितना
दैव इच्छा है। 2 बात। तीसरी बात, कुछ फल हैं जो घटित होकर रहेंगे, भले दैवज्ञ कहते हैं ज्योतिषी को, दैवज्ञ को के सामर्थ्य देखने की है या नहीं, सामर्थ्य है लेकिन उसको दिखना नहीं है, क्योंकि दैव की यही इच्छा है। 3 बात हो गई। चौथी बात, कर्म संचित तो हो गए हैं, लेकिन अभी हम वर्तमान कर्मों से हस्तक्षेप करके उसकी धारा को, उसकी दिशा को मोड़ सकते हैं, उसके प्रभाव को अपने लिए अनुकूलन कर सकते हैं। भयंकर प्रतिकूल है तो थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और चौथा, निरंतर कर्म करके आने वाले भावी को सुंदर या खराब बना सकते। अब इस 5 दृष्टि से देखकर मैं 2025-29 पर बात करती हूँ, व्यक्ति नहीं, वैश्विक घटनाएं। पहला, मेरा सामर्थ्य अल्प है, लेकिन कई बार भगवान प्रसन्न होके अल्प सामर्थ्य के मुख से भी बहुत कुछ कहलवा देते। अल्प सामर्थ्य के अन्य कारणों से, सदाचार से या किन्हीं कारणों से भगवती सरस्वती की कृपा है तो अनायास वो कुछ कहते हैं या सायास कहते हैं, वो सत्य हो। तो मैं उस अर्थ में अल्प बुद्धि हूं, भविष्य बताने के लिए भगवती की कृपा है। क्योंकि कल मैं अपना एक वीडियो देख रही थी जो 2013 में मैंने, कल रात को आधा ही सुना मैंने, 2013 में पतंजलि योग पीठ में कहा था, किया था, और उसमें मैंने कहा खुले आंखों से सपना दिखा रही हूँ। वो दीजिएगा, वो वीडियो दिखा देंगे, लोग सुन लेंगे। और उसमें मैंने कहा कि ये सपना अगले 15 साल में सच होने जा रहा है। 2018 में, 28 में, आपका पीरियड है 2025 से 2029। तो वो वीडियो बहुत विस्तार से है, मैं चाहूंगी लोग सुन। अब जो तीनों बात करूंगी, संचित कर्म का फल तो आकर रहेगा। तो आइए पहले संचित कर्मों के फल पर, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, विश्व का जो प्रारब्ध है उस पर चर्चा करें। तो करूं आदित्य जी, आप कुछ कहेंगे? एक्चुअली सबसे पहले हम लोगों को जिस विषय में बात करना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यूरोप और अमेरिका से, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मैं यूरोप तो और करूंगी बात करूं भारत से। नहीं, भारत में सेविंग द स्वीट फॉर द लास्ट, सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। डूबते सूरज जैसा आपकी इच्छा, नहीं तो मैं कहती उगते सूरज से बात करो। चलो डूबते सूरज से बात कर लेते हैं, आपके यहाँ रात्रि है, हमारे यहाँ प्रातः काल है, थोड़ी देर से। चलिए, तो यूरोप अमेरिका का जो संचित कर्म है वो क्या है, और थोड़ा सा 2 मिनट में उनका इतिहास देख ले। सेंट्रल एशिया से आकर बसे, आने के बाद किन्हीं कारणों से उन पर चर्च नामक एक तामसिक प्रवाह का आक्रमण होता है। वो हर प्रकार से छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त घायल समाज है, सभ्यता हम उसको नहीं कह रहे, घायल समाज हो जाता है। और इस घायल समाज से एक पीरियड है कोलंबस वास्को डिगामा का, उनके इतिहास लेखन में, उनके लेखन में, वो उसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं, एनलाइटेनमेंट का पीरियड कहते हैं, वगैरह वगैरह। साइंस का पीरियड कहते हैं, चर्च के टूटने का पीरियड कहते हैं, कालिक से, अंधेरे से उनके निकलने का काल कहते हैं। तो इस कालखंड में इनके द्वारा जानबूझकर, संस्कार से, अनजाने संपूर्ण संसार में भयंकर पाप हुआ। इनका स्वामित्व फामित्व दुनिया में नहीं हुआ है, ये झूठ है। इनके द्वारा अकथनीय पाप हुआ है। पहले हुआ है जो आप नक्शा दिखा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यूरोप वालों के द्वारा, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये मेनलैंड के बाहर जो द्वीप हैं, इनमें अकथनीय पाप हुए। फिर अफ्रीका में अकथनीय पाप हुए हैं। अफ्रीका में भी थोड़े देर बाद हुआ है, फिर एशिया में हुए हैं, और उसके बाद अफ्रीका में।
इस पाप कर्म के फल से, अन्य पापों की बात नहीं कर रही हूं, डकैती, लूटपाट, चोरी, छिनैती, छल के बल से इन्होंने अन्यों के धन को लूटा है, अन्यों की संपत्ति को नष्ट किया है, लूटा है, अन्यों का अनेक प्रकार का नरसंहार किया है, लूटा है। और केवल इतना नहीं, इन्होंने पंच महाभूतों के जगत में भी हस्तक्षेप किया है। यहाँ का जीव जंतु वहां, वहां का जीव जंतु वहां, फ्लोरा एंड फाउना का एब्सर्ड, स्टूपिड, अनसाइंटिफिक, इररिलीजियस ट्रांसफर किया है। अब इसका फल, इतने लार्ज स्केल पर पाप का फल तो इनको पाना है, लेकिन ये पाप हुआ है संपूर्ण पाप चर्च की प्रेरणा से। तो एक क्षणिक इनके पास समृद्धि दिखाई देती। आपके चैनल पर यूरोप का जो मैं 33 भाषण दिया है, उसमें दिखाया है यूरोप में तो समृद्धि दिखाई देती है 1970 के बाद, और सारे यूरोपियन साक्ष्यों के द्वारा दिखाया है, और कथा गढ़ दी गई है, जिसको ये नरेटिव कहते हैं। नरेटिव गढ़ दिया गया है, मानो 100-150 साल से ही ये समृद्ध, और जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप कहते हैं, कनाडा वगैरह कहते हैं, इनमें समृद्धि 45 के बाद दिखने लगी। तो ये जो क्षणिक समृद्धि आई इनके यहाँ, ये आर्टिफिशियल है, इसका कोई सभ्यतागत इनके पास विरासत संभालने की, बनाने की, चलाने की नहीं है। लूटपाट छिनैती के धन को भी संभालने की कोई सामर्थ्य, बुद्धि, परंपरा इनके पास नहीं है, क्योंकि ये लूटपाट छिनैती भी इनकी स्मृति में इन्होंने, अब इसको यूरोपीय समाज कहे, क्रिश्चियन समाज कहे, सेंट्रल एशिया से आकर बसे हुए प्रवासी समाज कहे, इन्होंने पहले कभी नहीं किया। तो उस लूटे हुए धन को संभालने का भी सामर्थ्य इनमें नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है, स्पेन ने इतनी भयंकर लूटपाट की, आप ही ने बताया था 6000 जहाजों में कितना हजार टन सोना स्पेन पोर्चुगाल के पास आया पहले 100 साल में। साफ 16th सेंचुरी में ये साफ है। 17th में डच के पास आया, 17 साफ है। 18th में इंग्लैंड के पास आया, हमारा कहना है 19th में आया, क्योंकि 18 तक कुछ सोना फोना नहीं आया है कहीं भी इंग्लैंड के पास। 1757 में 3 साल आया है, 1757 से 1760। 19वीं में आया इंग्लैंड के पास, 20वीं में साफ, 20वीं में आया है अमेरिका के पास, 20वीं में ही साफ हो गया। 100 साल भी ये डकैती को संभाल के रख ना पाए। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कहते हैं, ट्रेड की बात कहते हैं, फाइनेंस और बैंकिंग की बात कहते हैं, ये सब तो इनके लिए अपरिचित क्षेत्र है, पहले कभी जाना ही। दूसरों का नकल करके किया, नकल भी ठीक से नहीं किया, लटैत डकैती में, छिनैती में, हड़बड़ी में, स्टूपिडिटी के साथ नकल किया, इसलिए टिक नहीं पाए। आप ही के चैनल पर बात हुआ है, आप ही ने बताया है कि साहब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वालों ने और यूरोप वालों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर कर दी एशियन कंट्रीज को अलग अलग समय। आखिरी स्टेज में कम्युनिस्ट चाइना में, जिसको कहते हैं, वहां ट्रांसफर की, क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो रहा है। अरे भाई, हम तो लाखों साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, परमिशन नहीं। मैन्युफैक्चरिंग ही तुम्हारा टोटल बल था, तुमने उठा के ट्रांसफर कर दिया, तुमने उठा के ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बाद तुम खोखले हो गए। तो
यूरोप और अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका 50 साल, 100 साल, 50 साल, 100 साल मानवीय इतिहास में कैसे है? मेरे 90 70 साल की हूँ, 10-15 साल और जीऊंगी। 70 साल में भी एक साल की क्या गिनती है? तो इनका 100 साल या 125 साल या 80 साल गणना अलग, उससे अधिक गणना यूरोपियन लिटरेचर में नहीं है, यूरो अमेरिकन लिटरेचर। ये एक आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल अपेंडेज है। किस पर है? सेंट्रल एशिया के प्रवासी सनातनियों पर, जिन पर चर्च के आक्रमण से जो छत विक्षत समाज था, उस छत विक्षत समाज के ऊपर एक आर्टिफिशियल अपेंडेज है, एशियाई, अफ्रीकी, दोनों अमेरिकी समाज के धन संपदा समृद्धि का वो बिखरने का प्रमाण एकमात्र एक टेबल देख लो। अंकल जी वो देंगे मुझे, एंगस मेडिसन का एक टेबल मैं दिखाती हूँ, अपेंडिक्स में दिया हुआ, अभी उसका नंबर बताती हूँ, जिसमें वो रेट ऑफ ग्रोथ की चर्चा करता है। 2 मिनट में मैं दिखा दूँ। तो रेट ऑफ ग्रोथ तो आपकी डिक्लाइनिंग रही है। एक बार एक टॉक मैं करना चाहूंगी केवल रेट ऑफ ग्रोथ के उस चार्ट पर, पूरा एक टॉक करूंगी मैं। तो ये तो जा रहे, बहुत संक्षेप में अगर मैं बात करूं, जो बहुत लंबा हो गया प्रश्नोत्तर की दृष्टि से, तो ये जा रहे। अब मैं 2 चीज केवल दिखा दूं। मेरा एक भाषण है, ये वाला, इसका यहाँ दिया हुआ, इस पे लिखा हुआ है बहन कुसुम लता का, एक मिनट, बहन कुसुम लता के कुछ नृत्य का भाषण या भारत का इतिहास, ऐसा कुछ। इसको सुन लीजिए। मैंने उस समय कहा था, तब तो नरेंद्र मोदी भी थे नहीं, 2013 का है। और एक टेप जो बता रही हूँ, टेप ये है एंगस मेडिसन की पुस्तक में, पेज नंबर 262, टेबल नंबर B19, रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड जीडीपी 20 कंट्रीज एंड रीजनल टेबल्स, 0 AD से 1998, और पहले 1500 साल के लिए यूरोप अमेरिका एंगस मेडिसन में एब्सेंट है। एंगस मेडिसन के अनुसार 1500 साल का यूरोप और यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को देखने योग्य कुछ नहीं है। ये अकेले टेबल का अध्ययन कर ले तो इनके समाप्त होने की कहानी जानकार लोगों की समझ में आ जाएगी, और एक एपिसोड अपने लोग 30-35 मिनट का कर लेंगे केवल एक टेबल पर। तो मैंने प्रारब्ध की कथा बताई। अब 2-4 मिनट और अगर हम कहें कि संचित करें यही कथा, क्रियमाण, भारत की शरण में आ जाओ, मेरे नरेंद्र की शरण में आ जाओ, पुनः चर्च के दलदल में नहीं फंसोगे, पुनः पाप कर्म के दलदल में नहीं फंसोगे, सनातन धर्म की शरण में आ जाओ। लद्दाख को देखो ना, तिब्बत को देखो ना, वहां की क्लाइमेट, जलवायु और भू संरचना यूरोप की भू संरचना से अधिक कठिन है, अधिक दुर्गम है, अधिक विषम है मानवीय जीवन के लिए। किंतु सनातन धर्म के आलोक के कारण क्या सुंदर जीवन रहा है तिब्बत का, लद्दाख। तो आपके पास हस्तक्षेप का यूरो अमेरिकन, जो हमारे भारतीय बंधु हैं, क्योंकि सब के सब सेंट्रल एशिया से गए हैं,
भरतवंशी हैं, वृषल क्षत्रिय हैं। इनका एक नाम हमारे पुराणों में वर्णित है, शक, और अनेकानेक नाम वर्णित है। ये पहलव हैं, कुषाण हैं, किन्नर हैं, किरात हैं, हूण हैं, दरद हैं, अनेक बहुत सारे, तुरुस्क हैं, मंजू हैं, बहुत नाम है। तो हमारे जो ये भाई बंधु हैं, जो पहले तो जाकर यूरोप, जब ये जम्बू द्वीप है यूरोप के उन ठंडे दुर्गम, जम्बू द्वीप के उन ठंडे दुर्गम इलाकों में जाकर बसे, और 17वीं 16वीं शताब्दी के बाद दोनों अमेरिका में जाने लगे। लेट 1920 में ये ऑस्ट्रेलिया गए। इनके पास एक एक अवसर है। कौन सा अवसर? करने वाला कर्म, करने वाला पुरुषार्थ। भारत के राजनैतिक शरण में आओ और सनातन धर्म के शरण में जाओ। आप वही क्यों तो हो। अपनी जड़ों पर लौटो, अपनी देवी देवताओं का आवाहन करो। मैं जब गई थी फिनलैंड 1993 में, तब हेलसिंकी में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज या इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में मेरा एक भाषण हुआ था, और मैंने उनका आह्वान किया था। वहां अनेक अनेक देवी देवता हैं, अनेक अनेक हैं, थे नहीं, हैं। अमेरिका में भी है, यूरोप के बाकी क्षेत्र में भी है। अपने देवी देवताओं का स्मरण करो, वो प्रकट होंगे, तुमको अपने स्नेहिल आलिंगन में लेंगे, आशीष देंगे। और उस हॉल में, अगर सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के हॉल में भाषण हो रहा था, तो कौन थे? वहां की फैकल्टी, वहां के रिसर्च स्टूडेंट, और शायद 2 4 10 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। आंखों में से पानी झर रहा। तो ये अवसर आपके सामने है। जी आदित्य जी।